कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे। 10वीं से पास हो करके जब हम लोग 11वीं में आते हैं तो ये नए टॉपिक हैं आपके लिए, इसमें बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है जीव जगत में विविधता। इसके पहले हम लोगों ने कल जो टॉपिक देखा था उसमें जीवों के लक्षण, अर्थात हम जीव को निर्जीव से कैसे अलग समझें, जीवों के ऐसे कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनमें निर्जीव को जीव से जिन लक्षणों के आधार पर हम अलग कर सकते हैं, हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब जब हम जीव के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आगे का टॉपिक है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। निश्चित रूप से अगर हम अपने घर से निकल कर के बाहर जीव जगत को देखते हैं तो एक जाने अनजाने में ही हमको इतनी विविधता दिखाई देने लगती है कि अगर हम पौधों की बात करें अथवा जंतुओं की बात करें तो तमाम तरह के जीव दिखाई देते हैं जो अभी तक हम जिनको नगण्य मानते थे, जब जिनको हम अभी गिनती में नहीं मानते थे, ऐसे वो समस्त जीव अब हमारी जीव जगत के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गए। अब उनका अध्ययन करना हमारा विषय बन गया है। तो इस जीव जगत की विविधता को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जीव जगत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इस जीव जगत में जितनी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना ही जीव जगत में विविधता को स्पष्ट करता है। जैसे पौधों की जितनी प्रजातियां हैं, जंतुओं की जितनी प्रजातियां हैं, उनका अगर हम एक अध्ययन करें तो अभी तक इस संसार में, इस जीव जगत में 1.7 से 1.8 मिलियन लगभग प्रजातियां, स्पीसीज जिसको हम कहते हैं, आज से हम एक स्पीसीज शब्द यहाँ पर यूज करते हैं प्रजातियों को व्यक्त करने के लिए। तो इतनी प्रजातियाँ अभी तक ज्ञात हैं जिनका वर्णन प्राप्त है। ये भी आंकड़ा एक लगभग है, क्योंकि अभी हाल में ही हम देखते हैं कि जैसे एक कोविड-19 का जो वायरस है अचानक हमारे जीव जगत में शामिल हुआ। हालांकि वायरस को हम जीव नहीं कहते हैं, लेकिन इसी तरह से तमाम जीवों की उत्पत्ति अभी भी होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि 1.7 1.8 मिलियन जीव जो इस पृथ्वी पर, इस संसार में बन चुके हैं, केवल उतने ही जीव फिक्स हो गए। निरंतर नई नई प्रजातियों का अध्ययन जारी है, निरंतर नई नई प्रजातियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, नई नई स्पीसीज बनती जा रही हैं, बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त भी होती जा रही हैं। तो एक आंकड़ा ये हम माने कि ये एक लगभग आंकड़ा है। हमारा जो अध्ययन का दायरा है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हम दिन प्रतिदिन नई नई प्रजातियां और भी खोज करते जाते हैं, और इस तरह से जीव जगत की जो डाइवर्सिटी है, लिविंग वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम जीव जगत में विभिन्नता को समझ पाते हैं। अब ज़रूरत यह है कि अगर हमें इस जीव जगत की विविधता का अध्ययन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हम इस इतने भारी भरकम क्षेत्र का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इस जीव जगत का एक यूनिवर्सल नामकरण समझें कि जैसे आपको घर में किसी को मोनू कहा जाता है, किसी को सोनू कहा जाता है, पर आपका एक स्थायी नाम होता है जो आपके स्कूल में दर्ज होता है, जिससे आप पहचाने जाते हैं। आप कहीं भी चले जाएं तो आपका जो स्थायी नाम है, जो आपके मार्कशीट में, जो सर्टिफिकेट में नाम है, आपको उसी नाम से जाना जाएगा। तो इसी तरह से पौधों और जंतुओं के लिए भी, अर्थात जीवों के लिए भी नामकरण अति आवश्यक है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, परंतु हम उस जीव को, उस पौधे को, उस जंतु को एक ही नाम से जानें, क्योंकि हम जब भी कभी कहीं चर्चा करें तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे के टॉपिक में हम लोग लेते हैं नॉमनक्लेचर
एंड आइडेंटिफिकेशन। जीवों के नामकरण के लिए हम एक ऐसी पद्धति को यहाँ पर बताएंगे जो सर्वमान्य हो। जीवों का नामकरण ऐसा हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, हम लोग उसको सभी वैज्ञानिक तरीके से एक ही माने। तो यहाँ पर नॉमनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन एक दूसरा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नॉमनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन को हम समझेंगे। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि विश्व में हर जीव जाति का एक ही नाम हो, इसके लिए दो संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। जैसे ICBN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर। इसी तरह से बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर में जो पौधे हैं, जितने भी संसार में पौधे हैं, उनका नामकरण किया जाता है और ICBN के द्वारा जो पौधों का नाम सुझाया जाता है वो विश्व में सर्वमान्य होता है। इसी तरह से अगर हम जंतुओं की बात करें तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये जंतुओं के नामकरण की एक संस्था है जो विश्व स्तर की संस्था है और इसके द्वारा जंतुओं का नामकरण करके और विश्व में किसी भी जंतु का एक ही नाम हो, ऐसी व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में कि ICBN के बगल में लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। अगर हम आम का नामकरण वैज्ञानिक भाषा में देखें, वानस्पतिक भाषा में देखें, बॉटेनिकल टर्म में देखें, तो उसे आम को विश्व के वैज्ञानिक भाषा में मैंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। तो हम आम, आम्र, टिकोरी और अन्य छोटे छोटे नामों से न जान करके हम आम को मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर ICZN के सामने हमने लिखा है उदाहरण के लिए रैटस। रैटस ये चूहे का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें हम चूहे को अपने गांव की भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में मूस, मूसक, चूहा कुछ भी कहें, पर जब हम जीव विज्ञान की भाषा में अध्ययन करेंगे तो उसका नाम होगा रैटस। रैटस। तो इस तरह से इस टॉपिक से ये स्पष्ट होता है कि जब हम जीव जगत की विविधता की बात करते हैं तो किसी भी जीव का नाम विश्व के पटल पर एक ही नाम से होना चाहिए। इस तरह से जब उसका किसी जीव का नामकरण हो जाता है तो उस नाम से ही उसकी पहचान होती है और इस तरह कोई भी जो प्रजाति हमको नई खोज में मिलती है तो हम उसकी पहचान करते हैं और पहचान के लक्षणों के आधार पर उसका नामकरण करते हैं कि ये किस ग्रुप का पौधा है, किस ग्रुप का जंतु है, और इस तरह से नामकरण के बाद वो हमारी सूची में सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पर नामकरण की जो विधियाँ हैं वो द्विनाम पद्धति विधि के रूप में एक सबसे प्रचलित विधि है। कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति बाइनोमियल नॉमनक्लेचर को प्रपोज किया है। उसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव का जो नाम है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। दो भाग, उसमें पहला भाग उसका वंश होता है जिसे हम इंग्लिश में जीनस कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो स्पीसीज होता है, उसकी प्रजाति को व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे कि जो आम का वैज्ञानिक नाम है तो पहला अक्षर है इसमें मैंजीफेरा और दूसरा अक्षर है इंडिका। इस तरह से जंतुओं का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें चूहे का वैज्ञानिक नाम पहला भाग है रैटस, जो उसके जीनस को व्यक्त करता है, वंश को व्यक्त करता है, और दूसरा भाग है स्पीसीज रैटस, जिसे हम प्रजाति के रूप में, जाति के रूप में कहेंगे। तो इस तरह से पहला भाग किसी भी जीव के नाम का पहला भाग वंश
और उसके दूसरे भाग को हम स्पीसीज़ के रूप में व्यक्त करते हैं। और दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक नाम आपको मिलेंगे, चाहे वो जंतुओं के हों चाहे पौधों के हों, उसको हमेशा 2 पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, तो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में होमो उसका वंश है और सैपियंस उसकी स्पीसीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम नामकरण की पद्धति, बाइनोमियल नामनक्लेचर या द्विनामकरण पद्धति जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई, उसको भी जान पाए। अब इसके बाद नामकरण करने के साथ में कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर पहला नियम जो है, यहाँ देखें आपकी एनसीईआरटी की बुक है कि जीवों के जो नाम हैं वो प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन भाषा में होने का मतलब कि हमको देखने में तो ये इंग्लिश में लिखे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में नामकरण में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो लैटिन भाषा के हैं और उनका जो अर्थ है वो लैटिन भाषा की डिक्शनरी में आपको मिलता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आता है कि जीवों के नामकरण किस भाषा में किए जाते हैं। हमको इंग्लिश में लिखे हुए होने के कारण हम कई बार ये लिख देते हैं कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश नहीं, उसका उत्तर होगा लैटिन भाषा। लैटिन भाषा जब किताबों में लिखी जाती है तो उसको हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, जैसे जिसे हम इटैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे जब नामकरण लिखे जाते हैं तो हम इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में अंग्रेजी में लिखते हैं। और अलग अलग अगर हम लिखावट में लिखते हैं तो जीनस और स्पीसीज के दोनों के नीचे हमें अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे हम आम का उदाहरण ले रहे थे तो उसमें है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा के नीचे भी एक अंडरलाइन करेंगे और इंडिका के नीचे भी एक अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से जब हम हस्तलिखित लिपि में लिखते हैं वैज्ञानिक नामों को तो हम तिरछा ना लिख करके इंग्लिश में लिख करके अंडरलाइन कर देते हैं 2 पार्ट में। दोनों की लाइनें आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम अंडरलाइन करते हैं। मैंजीफेरा के नीचे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और ये तो चाहे हम कंप्यूटर में इटैलिक्स में लिखें अथवा हस्तलिखित में हम इटैलिक्स ना लिखें तो सिंपल अंग्रेजी लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका होता है। दूसरा बिंदु इसमें लिखा हुआ है कि जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है, दूसरा शब्द जाति का संकेत होता है। आप पहले ही जान चुके हैं। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, ये भी आप जान गए हैं। रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। जो हम अंडरलाइन करते हैं ये दर्शाता है कि ये लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है चौथा, बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि दूसरा जो जाति यानी स्पीसीज का जो दूसरा शब्द है उसमें जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल से ही प्रारंभ होगा। अर्थात मैंजीफेरा का एम जो है कैपिटल से लिखा जाएगा और इंडिका का आई स्मॉल से लिखा जाएगा। इस तरह से अगर इन बिंदुओं को हम पालन करते हैं नामकरण लिखने में तो हमारा जो नामकरण होगा वो ICBN के अकॉर्डिंग ICZN के अकॉर्डिंग होगा और हमें नामकरण के संबंध में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से जंतुओं के पौधों के नामकरण के बारे में ये डिटेल आज का जो वीडियो है आपको समझाएगा। हम प्रतिदिन लगभग इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक पे बारे में वीडियो डालेंगे। आप धीरे धीरे अपने जीव विज्ञान के ज्ञान को आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।